गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नए खंड में प्रवेश कर चुके हैं जो हम राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड उससे संबंधित विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लेसन 11 लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार। लोक में जनता, तंत्र में शासन, मतलब जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन का विचार, जो उनके जो विचार हैं उनके बारे में, और विस्तार मतलब फैलाव। तो चलिए हम बुक की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेसन में हमें किन किन बातों और किन किन चीज़ों को समझने को मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान की इस पुस्तक के इतिहास खंड में हमने लोकतांत्रिक व राष्ट्रवादी क्रांतियाँ पढ़ी और देखा कि किस प्रकार 1649 की क्रांति में इंग्लैंड में जनता में प्रजातंत्र का विचार उत्पन्न हुआ था। इसके बारे में हम देखे और पढ़े भी हैं कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक और साथ ही साथ राष्ट्रवादी क्रांतियाँ कैसे हुई, किस तरीके से हुई और उनका प्रशासन कैसा था, उसके बारे में हमने देखा। जनता ने स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा उत्तरी अमेरिका में संविधान आधारित लोकतंत्र स्थापित किया और जनता के द्वारा ही फ्रांस की राज्य क्रांति के स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व मतलब भाईचारा आधारित लोकतंत्र का विचार यूरोप में क्या होने लगा, प्रसारित हुआ। फ्रांस से ही लोकतंत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तार प्राप्त किया। इन बदलावों में राजाओं के प्रशासन को हटाने तथा उसके स्थान पर जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व का शासन स्थापित करके प्रयास किए जाने लगा। इस अध्याय में हम लोकतंत्र यानी जनता द्वारा स्थापित शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे मुख्यतः यहाँ ये बतलाने की कोशिश की गई है कि जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से, तो ये शुरुआती दौर से समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आसपास की घटनाएं विचार कीजिए। आप लोगों को स्वयं इस बारे में आपके जो आसपास जो हैं उसके बारे में विचार करना और समझना है। शाला के मैदान में छात्र छात्राएं मिलजुल कर तरह तरह के खेल खेल रहे थे। अचानक घंटे की आवाज़ सुनाई दी। सभी विद्यार्थी डरते हुए अपने कक्षा की ओर पहुंचे। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका कक्षा में पहुंचे। बच्चों ने अभिवादन किया और सभी बैठ गए। शिक्षिका ने पूछा, कक्षा का कप्तान कौन है? आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा ताकि आप लोगों को एक बेसिक चीज़ है जो राजनीति की वो इसमें देखने को मिलेगी कि जो तंत्र होता है, ये जो शासन होती है वो किस तरीके से, कैसे उसका अनुवाद होता है, इसके बारे में। रमेश ने बताया, कमलेश कप्तान है। शिक्षिका ने बच्चों से पूछा, आपकी कक्षा में कमलेश को कप्तान किसने बनाया? कोमल ने बताया, हमें नहीं मालूम। शिक्षिका ने कमलेश से पूछा, आपको कप्तान किसने बनाया? कमलेश ने कहा, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता था। मुझे कक्षा शिक्षिका ने यह कार्य सौंपा है। शिक्षिका ने पूछा, क्या कप्तान बनने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? रामबाई ने कहा, बच्चों की राय लेनी चाहिए। कक्षा 10वीं की छात्रा तेजी से परीक्षा परिणाम से पूरा परिवार प्रसन्नता से गदगद है और वे चाहते हैं कि सभी विषय में प्रवीण अंक प्राप्त बेटी डॉक्टर बने, अतः विज्ञान विषय लेकर आगे पढ़ाई करें। रोजी की इच्छा सामाजिक विज्ञान पढ़ने की है और परिवार विज्ञान पढ़ने का दबाव बना रहे हैं। NEET की तैयारी कराना चाहते हैं। लोकतंत्र एक व्यापक विचार है। लोकतंत्र का जो विचार है वो कैसा है? व्यापक मतलब फैला हुआ है, जिसका संबंध व्यक्तिगत जीवन, परिवार तथा समाज से है। जैसे यहाँ पे हमने एक कक्षा और एक विद्यार्थी के संबंध के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने ये कक्षा का जो समुदाय होता है वह कैसे, किस तरीके से कप्तान का चुनाव होता है उसके बारे में। तो यहाँ जिसका संबंध कैसा होता है? व्यक्तिगत जीवन, व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है और साथ ही साथ परिवार तथा समाज से भी है। लोकतंत्र की चर्चा एक शासन प्रणाली के रूप में भी होती है। जो लोकतंत्र की जो चर्चा है या उसके बारे में जो बातें हम करते हैं वो कैसी है? शासन प्रणाली के रूप में है।
इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किस तरह होती है। जो लोकतंत्र होती है वो उसमें जनता की जो भागीदारी मतलब उसमें भाग लेना या हिस्सा लेना, वो किस तरीके से होती है। पिछली कक्षा में हमने भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत सरकारों के गठन और कार्य विषय के बारे में पढ़ा है। आपने ये पिछले जो कक्षा है उसमें भी आप लोगों ने कि किस तरीके से इकाइयाँ होती हैं, प्रतिनिधि कैसे बनते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। यहाँ जैसे कि कुछ मुख्यतः चीज़ें पूछी गई है। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, प्रतिनिधि का पद की जो चुनाव प्रणाली होती है वो किन किन लोगों से मिलकर के किन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और जब वो प्रतिनिधि के अंतर्गत अपने से ऊपर जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अपने बुक में भरने की कोशिश कीजिए जो आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ाई की है। यहाँ विश्व में अधिनायकवाद के विरुद्ध जो लोकतांत्रिक संघर्ष हुए हैं उसके बारे में एक संकेत के माध्यम से दिखाया गया। जैसे संकेत में यहाँ पे लीबिया का आया है, फिर है म्यांमार के बारे में, फ्रांस है, फिर इटली। यहाँ रंगों के माध्यम से आप लोगों को देख करके ढूंढना है कि कौन सा क्षेत्र लीबिया है, कौन सा म्यांमार है, कौन सा फ्रांस है और कौन सा इटली है। तो आप लोग देखें और चित्र में कोशिश कीजिए ढूंढने की और सही कीजिए। और साथ ही साथ हम ऐसे 2 देशों के उदाहरण देखेंगे जहां लोगों ने लोकतंत्र का क्या किया था, विस्तार किया था, उसका फैलाव किया था, और वो देश है कौन से, लीबिया और म्यांमार। अब हम देखेंगे लीबिया की कहानी। लीबिया की जो कहानी है वो किस तरीके से है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित एक निर्धन देश था जिस पर इटली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ये लीबिया क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में जो स्थित है, जो लीबिया है। यह कैसा देश है, ये निर्धन मतलब गरीब देश है जिस पर इटली ने अपना क्या बनाया हुआ था, उपनिवेश बनाया हुआ था, और या फिर क्या है, यह उपनिवेश स्थापित किया था। 10 फरवरी सन 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया। ये 10 फरवरी 1947 को इटली ने किसको, लीबिया को स्वतंत्र किया। इसके बाद यह देश 24 दिसंबर 1951 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद के अधीन रहा है। ये 24 दिसंबर 1951 तक ये यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षक मतलब उसकी देख रेख में उसके अधीन रहा है। इंग्लैंड तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन यूएन की संरक्षण परिषद की ओर से लीबिया की देखरेख कर रहे थे। मतलब इसकी जो लीबिया है उसकी देखरेख किसके माध्यम से की जा रही थी, इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से की जा रही थी। 24 दिसंबर सन 1951 को लीबिया को पूरी तरह स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। ये क्या है, 24 दिसंबर सन 1951 को जो लीबिया को पूरी तरीके से स्वतंत्र किया गया था या किया गया। जैसे यहाँ पे 11.2 में लीबिया का चित्र दिखाया गया है। अब हम आगे देखेंगे लीबिया में राजतंत्र की स्थापना। लीबिया में जो राजतंत्र, पहले राजतंत्र समझ लेते हैं। राजतंत्र राजा का शासन होता है या फिर राजा के द्वारा किया गया शासन। तो लीबिया में जो राजतंत्र की स्थापना के बारे में हम देखेंगे। औपनिवेशिक शासन ने लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात राजा इदरिस लीबिया का शासक बना। जो औपनिवेशिक शासन से औपनिवेशिक जो शासन थी या उपनिवेशों के द्वारा जो शासन किए जा रहे थे उसके से लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात राजा के कौन थे, इदरिस लीबिया का क्या बना, शासक बना। लीबिया का शासन राजा एवं कुछ ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाने लगा। जो लीबिया में जो शासन हो रही थी वो किसके माध्यम से, राजा के द्वारा की जा रही थी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ताकतवर परिवार जो ताकतवर या फिर शक्तिशाली के रूप में जाने जाते थे, ऐसे परिवारों के द्वारा किया जा रहा था। वहाँ की अधिकांश जनता विभिन्न कबीलों में बटे थे। जो जनता थी वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। लोग छोटे छोटे समूह या समुदाय बना करके लोग रहते थे।
लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। लोगों पर कबीलों के मुखियाओं का प्रभाव था। जो वहाँ अधिकतर हमने क्या पढ़ी कि कबीले छोटे छोटे या फिर विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। लोग वहाँ के अधिकांश लोग या तो कृषि करते थे या तो पशुपालन का कार्य करते थे। तो लोगों के कबीलों के जो मुखिया कौन होते थे, कबीले के क्या है मुखिया का जो होता था, जो बड़े होते थे या बड़े बुजुर्ग या देख रेख जिसके अंतर्गत में, तो मुखिया ही उनका ही उन पर प्रभाव होता था। सन 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार की प्राप्ति हुई, जिससे यह देश धनी देश बन गया। ये सन 1959 में जब लीबिया में विशाल मात्रा मतलब बड़े क्षेत्र में क्या प्राप्त हुई, तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो भंडारण था वो प्राप्त होने लगा, जिससे यह देश क्या हुआ, धनी देश के रूप में जाने लगा। इन खनिजों पर राजा एवं वहाँ के धनवान परिवार के लोगों ने अधिकार जमा लिया। जो जहाँ से गैस, प्राकृतिक गैस के जो या फिर तेल जो प्राप्त हो रहे थे, उस पर क्या है साधन खनिजों पर किसका होता, या तो राजा का या फिर वहाँ के धनवान जो धनी वर्ग के लोगों के परिवार वाले या धनी वर्ग के लोग थे, उनका अधिकार जमा हुआ था। इसी समय उत्तरी अमेरिका में राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर चली। उसी टाइम जब यहाँ पे जो खनिज संसाधन थे उसको लेकर के अधिकार हो रहे थे, तो उसी समय ही उत्तरी अफ्रीका में क्या हो गया, राष्ट्रवादी आंदोलन की, राष्ट्र के प्रति एक आंदोलन छिड़ गई। इसका प्रभाव लीबिया पर भी पड़ा। इस आंदोलन से जुड़े लीबिया के युवा आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां जनता की भलाई हो एवं शोषक तत्वों से मुक्ति मिले। इस आंदोलन से क्या है, लीबिया के जो युवा वर्ग के लोग थे वो एक आधुनिक राज्य की स्थापना चाहते थे, जहां पे क्या हो, जनता की भलाई हो तथा जो शोषक वर्ग हैं, जो शोषक लोगों से करते थे या कमजोर वर्गों से करते थे अपने से नीचे वर्ग के लोगों को, तो ऐसे वर्गों से उन्हें क्या मिले, मुक्ति मिले। ये लोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व कबीलों के युद्धों को रोककर देश में एकता और शांति लाना चाहते थे। ये जो लीबिया के युवा आधुनिक वर्ग जो थे वो क्या चाहते थे कि महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचार व कबीलों के युद्ध को, कबीलों में जो युद्ध है उस युद्ध को रोक करके देश में एकता, सभी कोई एकता और शांति रूप से रह सके, ऐसी क्या बोलना चाहिए, राज्य, आधुनिक राज्य की वो कल्पना कर रहे थे। उनका मानना था कि पेट्रोलियम से होने वाले आय का लाभ सभी नागरिकों को मिले। उनका मानना था कि जो संसाधन वहाँ लीबिया से प्राप्त हो रही है उसका आय सभी लोगों को या फिर वहाँ जितने भी लीबिया के जो नागरिक हैं उनको भी इसका फायदा मिले। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी द्वारा सैनिक तख्ता पलट। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया की सेना का एक प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था। जो कर्नल कौन था, मुअम्मर गद्दाफी, जो लीबिया की सेना का सबसे प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था, मतलब सबसे ऊपर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो अधिकारी था। सन 1969 में गद्दाफी तथा उसके 70 युवा सैनिक अफसरों ने लीबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये 1969 में जब गद्दाफी और उसके अधीन रहने वाले जो युवा वर्ग के जो सैनिक थे वो लोगों ने जो लीबिया की जो सत्ता थी, जो शासन थी, उसको अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। उन्होंने आंदोलन के गठन का नाम फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट रखा। राजा इदरिस गद्दी छोड़कर भाग गए। जब ये देखा गया तो क्या किए, जो राजा थे वहाँ के इदरिस, वो गद्दी छोड़ करके भाग गए। लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हुई और देश को सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोषित किया गया। जब राजा ने गद्दी छोड़कर भाग गया तो क्या हो गया, लीबिया में राजतंत्र, जो राजा के द्वारा जो शासन होते थे वो तंत्र क्या हो गए, समाप्त हो गया और देश को क्या मिले, सोशलिस्ट लीबियन ऑफ रिपब्लिक घोषित किया गया। सेना ने इसका पूरी तरीके से क्या किया, समर्थन किया। मतलब उन्होंने जो सोशल लीबियन अरब जो रिपब्लिक जो था उस पर उन्होंने हामी दे दी। ये आंदोलन क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें सेना के 12 सदस्य थे। इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक समाजवादी देश बनाने की घोषणा की। जो ये आंदोलन हो रहे थे क्या थे, क्रांतिकारी नियंत्रण
परिषद जो थे, जिसमें क्या है, जिसका जो नेतृत्व वो क्या है, क्रांतिकारी नीतियों के माध्यम से और साथ ही साथ जो इस सेना में जो 12 सदस्य थे उनके द्वारा किया जा रहा था। इस संसद से जो संगठन के माध्यम से क्या है, आधुनिक रूप से लीबिया में समान रूप से सभी नागरिकों को अधिकार मिले, ऐसे देश बनाने की घोषणा की जा रही थी। अब आगे देखेंगे लीबिया में प्रगति का विकास। हमने ऊपर पढ़ा कि लीबिया की अधिकांश जनता अनेक कबीलों में बटी थी। इसके बारे में हमने पढ़ चुका। जो लीबिया में कबीले थे वो क्या है, जनता, कबीलों की जो जनता थी वो विभिन्न छोटे छोटे विभिन्न भागों में बटी हुई थी। ये लोग केवल अपने समाज, उसकी सुरक्षा एवं सम्मान के विषय में सोचते थे। ये जो कबीलाई जो लोग थे वो केवल क्या है, अपने समाज के बारे में और उसकी सुरक्षा, सम्मान के बारे में ही वो सोचते थे। ये गरीब और घुमंतु चरवाहे थे। ये तो गरीब तो थे ही, साथ ही साथ घुमंतु मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूम करके अपने जो भी जानवर थे या पशु थे उन्हें चराने का कार्य किया जाता था। महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था और उन्हें सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। पर्दे मतलब वो हमेशा अपने चेहरे को ढक करके रखती थी और साथ ही साथ वो उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्य में भाग लेने नहीं दिया जाता था। देश में नई सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनसे लीबिया तेजी से प्रगति होने लगी। जब देश की जो नई सरकार थी लीबिया की, उन्होंने जब मुख्य रूप से कदम उठाए गए तो जो लीबिया का जो उत्थान हो रहा था वह प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद शासन से जुड़ी हुई परिवार तेल संसाधनों, व्यापार तथा उद्योग पर नियंत्रण बनाए हुए थे। जो यहाँ तेल संसाधन का जो एक राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उस क्षेत्र पर अभी भी क्या है, जो पारिवारिक थे, मतलब अभी भी जो शासन जो चल रही थी वो बड़े उच्च वर्ग या धनी वर्ग के जो परिवार थे अभी भी उस तेल संसाधन को व्यापार तथा उद्योग में अपना इस्तेमाल या फिर उनका जो नियंत्रण था वो बना हुआ था। उन्होंने कुछ गिने चुने धनवान परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तेल कंपनियों पर प्रभुत्व बनाने की सहायता दी। उन्होंने गिने चुने मतलब चुने हुए जो धनवान परिवार थे को सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी, उस पर चलाई जाने वाली कौन सी थी, तेल कंपनी, उसका प्रभुत्व, उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको बनाने की सहायता की गई। पेट्रोलियम से अर्जित आय से सैनिक सरकार ने जनता के हितों से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए। पेट्रोलियम से अर्जित जो भी मतलब पेट्रोलियम के माध्यम से जो भी आय प्राप्त हो रहा था उससे सैनिक सरकार ने क्या किया, जनता के हित के लिए या जनता के हित से संबंधित अनेक कार्य भी चलाए। घुमंतु जातियों को सिंचित कृषि जमीन दी गई और उन्हें एक जगह बसाया गया। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास योजनाएं शुरू की गई। जो घुमंतु जीवन या घुमंतु जातियां थी जो घूम करके अपना जीवन या जीविका चला रहे थे, उन लोगों को सिंचित कृषि जमीन दी गई। सिंचित मतलब जहाँ अपनी खेती के लिए वो पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन कर सकते थे। उन्हें ऐसे लोगों को एक स्थायी जगह पर बसाया गया और सभी लोगों के लिए निःशुल्क मतलब बिना पैसे के उन्हें शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी गई, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई और साथ ही साथ आवास संबंधित योजनाएं भी उन लोगों को सुलभ कराए गए। गद्दाफी ने प्रत्येक लीबियावासी महिलाओं और पुरुषों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। जो गद्दाफी जो थे उन्होंने लीबिया में रहने वाले जितने भी महिला हो या पुरुष सभी के लिए सैनिक शिक्षा का मतलब सैनिक का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अर्जित करना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने लीबिया में रहने वाली महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया और इनके अधिकार के लिए कानून भी बनाया। उन्होंने जो लीबिया में रहने वाली महिलाएं, जो कि हमने देखा कि पढ़े कि किस तरीके से लीबिया में महिलाओं को क्या किया जाता था, पर्दे में रखा जाता था। ऐसा जो कबीले में रहने वाले उनके साथ थे। लेकिन जो गद्दाफी थे उन्होंने
महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के समान ही स्थान दिया गया और साथ ही साथ उनके लिए अधिकार एवं कानून भी बनाए गए। कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। कोई भी जो पुरुष थे वो एक ही शादी कर सकता था, वो दूसरी शादी या 2-3 शादी नहीं कर सकता था, या एक से अधिक वो शादी नहीं कर सकता था। सन 1969 में गद्दाफी के सत्ता में आने के बाद से लेकर सन 2011 के बीच एक कल्याणकारी योजना के कारण लीबिया के लोगों की औसत आयु 50 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई। जब 1969 में जब लीबिया जब सत्ता में आए, शासन में आए, तो उनके आने के बाद सन 2011 के बीच इन जो कल्याणकारी, जो लोगों के लिए या फिर जनता के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे योजनाओं के तहत, उसमें लोगों की जो जीवन औसत जो आयु थी वो 50 वर्ष थी। उससे बढ़कर के अब कितनी हो गई? 77 वर्ष हो गई। लीबिया की कुल आबादी के 90% यानी 30 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तो उपलब्ध थी ही, उन्हें सस्ते मूल्य पर मकान भी दिए गए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिए गए। ये लीबिया की जो कुल आबादी कितनी थी? 90%, यानी कि बताया गया है कि 30 लाख से अधिक नागरिकों को भी वहाँ क्या मिला गया? स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं दी गई। शिक्षा तो उपलब्ध थी ही, साथ ही साथ उन्हें कम दर पर मकान भी उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह भी बताया गया है कि महिलाओं को क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिली गई, समानता भी के अधिकार उन्हें दिए गए। उन्हें व्यापार करने, संपत्ति रखने, सरकारी नौकरी करने के हक भी दिए गए। मतलब महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार तो दिए गए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्या करने? व्यापार करने के लिए उन्हें संपत्ति, अपने पास संपत्ति भी रख सकते थे, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी करने का भी उन्हें हक दिया गया। सन 2010 में लीबिया में स्त्री पुरुष साक्षरता दर 90% बढ़ी। तो क्या है, सन 2010 तक देखते देखते क्या होने लगा कि लीबिया में जो स्त्री और पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो कितनी हो गई? 90% रही। इसी कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से अफ्रीका में जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या है, लीबिया का जो स्थान था वो सर्वोच्च, एक अच्छे स्थान लीबिया को प्राप्त हुआ। प्रगति के काल में समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। सरकार ने आम लोगों को प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए जन परिषदों का गठन किया गया। केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया। प्रगति के काल में जहाँ यहाँ पे क्या हो रही थी? विकास हो रहा था। लोगों को सभी को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनकी आवश्यकता पूर्ति की जा रही। तो इस प्रगति के काल में समाज में क्या हुआ? मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनका उदय हुआ, विकास होने लगा। सरकार क्या थी? आम लोगों को प्रशासन में भाग लेकर, शासन प्रणाली थी उसमें भाग लेने के लिए उन्हें क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। इसके लिए जन परिषदों का क्या किया गया? जन परिषद, जहाँ जनता का एक परिषद गठित किया। केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया। इसी तरीके से परिषदों का गठन भी किया गया, और साथ ही केंद्र में जो विधानसभा का जो गठन होता है वो भी गठन किया गया। गद्दाफी और आरसीसी का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था। गद्दाफी और जो आरसीसी का जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थे, लोगों के द्वारा जो तंत्र की जो व्यवस्थाएं थी उस पर विश्वास नहीं था। इन परिषदों के सदस्यों को आरसीसी के आदेश मानने पड़ते थे। परिषदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। जो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि जो जन परिषद का जो गठन किया गया था और विधानसभा का, केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया था, तो इन परिषद में जो आरसीसी के जो आदेश होते थे उनको क्या करना पड़ता था? उन्हें मानना ही पड़ता था। तो परिषदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। इसलिए लोगों ने इन परिषदों में कोई विशेष रुचि नहीं ली, क्योंकि परिषदों में उन्हें अपनी मर्जी से या फिर जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी या निर्णय लेने की जो
कर सकते थे वो ऐसा उन्हें करने नहीं दिया गया। तो लोगों ने क्या किया कि परिषद में कोई विशेष रुचि वो लोगों ने नहीं दिखाई। यही वह समय था जब राजनीतिक चुनौती देने वाले नेताओं का क्या किया गया, दमन किया गया। लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी और निष्पक्ष प्रेस को भी उभरने नहीं दिया गया। इसमें क्या है, जो राजनीतिक जो चुनौती क्या थी, जो नेता अच्छे सोच विचारधारा के थे या जो समाज के लिए या जनता की भलाई के लिए कुछ कर सकते थे, उनका क्या होने लगा, दमन होने लगा, मतलब उनको ऊपर आने नहीं दिया गया। तो लोगों के जो संगठन में बनाने की उन्हें आज़ादी नहीं थी और साथ ही निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के जो प्रेस होती है या जो समाचार होती है उसे भी उभरने को या बढ़ने को नहीं दिया गया। अब आगे देखेंगे प्रगति एवं विकास का प्रभाव। लीबिया में तेजी से हो रहे बदलाव, शहरीकरण, नवीन आर्थिक विकास और नौकरियों में अवसर प्राप्त होने का अर्थ यही था कि कबीलाई जीवन का अंत हो रहा था। जो लीबिया के बारे में प्रगति और क्या था, विकास का जो प्रभाव था वो कैसा हो रहा था, तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब क्या हो रहे थे, शहरीकरण, मतलब अब लोगों की जो बसाहट थी वो बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या होने लगा, शहरीकरण का रूप लेने लगा। और जो नवीन आर्थिक विकास था, नए तौर से जो आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ नौकरियों के जो अवसर हो रहे थे वो भी प्राप्त हो रहे थे। तो इससे यही पता चल रहा था कि जो कबीलाई जीवन थे, जो कबीलों में रह करके अपना जीवन बसर करते थे, वो क्या हो रहा था, अंत होता जा रहा था। विभिन्न जनजातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। अधिकतम नौकरियां सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी। विभिन्न जाति के लोग, मतलब जिस तरीके से हमने कबीलाई में रहने वाले जो लोग थे वो विभिन्न तरह या विभिन्न समुदाय के लोग थे वो आपस में मिलकर के क्या है, रहने लगे थे। अब अधिकांश जो नौकरियां थी वो सरकारी नौकरी के अंतर्गत थी। मध्यम वर्ग को व्यापार और उद्योग में काफ़ी रुचि थी पर उन्हें मौके नहीं मिलते थे। मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्हें किस में रुचि थी, एक तो व्यापार और दूसरा उद्योग में रुचि थी, पर उन्हें आगे बढ़ने या उन्हें बढ़ावा नहीं दिया गया। अब आगे देखेंगे सैन्य शासन की निरंकुशता। जो सैन्य शासन या सैनिक शासन थी उसकी निरंकुशता क्या थी। गद्दाफी सरकार लोकतांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। जो गद्दाफी की जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक जो संगठन बने हुए थे उस पर वो विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने एक समांतर प्रशासक समूह बनाया था। उन्होंने जो गद्दाफी जो सरकार थी उन्होंने समांतर मतलब समान रूप से प्रशासन जो समुदाय थे उसके अंतर्गत ऐसा समूह बनाया हुआ था जिसे क्या कहा जाता था, क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद, जिसे RCC कहते हैं। सैनिक सरकार किसी भी प्रकार से विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने व मौत के घाट उतारने और अत्याचार के लिए क्रूर तरीके अपनाती थी। सैनिक सरकार जो थी वो किसी भी प्रकार के विरोध मतलब उनका जो भी कोई विरोध करता था या खंडन करता था वो सहन या बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तथा जो विरोधियां होती थी उन्हें क्या कर दिया जाता था, या तो उन्हें बंदी बना दिया जाता था या तो मौत के घाट मतलब मृत्यु दी जाती थी या फिर अत्याचार के क्रूर तरीके अपनाए जाते थे। उस तरीके के अंदर या तो निर्दयता से या जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करके क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। जो नागरिक थे लीबिया में उन्हें किसी भी तरीके का या किसी भी तरह से संगठन बनाने या समुदाय बनाने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, सन 2011 में लीबिया में विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, लीबिया में गद्दाफी शासन के विरोध आंदोलन में आम जनता के अतिरिक्त किन किन लोगों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, म्यांमार में सैनिक शासन नागरिकों पर कौन कौन से अत्याचार कर रहे थे। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, समय पर पूर्ण कीजिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।